पाठ 21 आरंभ। अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधार। लेखक ज़हूर सिद्दीकी। भूमिका। क्रीमिया युद्ध की हार ने रूस के शासक वर्ग में हलचल मचा दी। रूस के ज़ारशाही शासकों में अलेक्जेंडर द्वितीय 1855 से 1881 को एक विशेष स्थान हासिल है। वो उस समय अपने पिता निकोलस एक की मौत के बाद राजगद्दी पर बैठा, जबकि क्रीमिया युद्ध चल रहा था और रूस की सेनाओं को मुंह की खानी पड़ रही थी। रूस की हार ने पूरे शासक वर्ग में एक हलचल मचा दी। अति प्रतिक्रियावादी भी ये मानने पर मजबूर थे कि निकोलस एक की नीतियों पर चलकर रूस अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को बचा नहीं सकता। न केवल विदेशी नीति बल्कि घरेलू नीति पर भी उंगलियां उठने लगी थी। शासक वर्ग में से ये आवाजें आने लगी थी कि समस्याओं की गहराई में जाकर अंदर की कमजोरियों को देखा जाए। अंदरूनी बातों के उठते ही सर्फ व्यवस्था का प्रश्न मुख्य बन गया था। शासक वर्ग में ये बात जोर पकड़ने लगी कि जब तक सर्फ व्यवस्था को बदला नहीं जाता और उससे जुड़े हुए ऊपरी ढांचे में सुधार नहीं किए जाते, तब तक रूस को यूरोप के विकसित देशों के सामने झुकना ही पड़ेगा। इस तरह रूस का शासक वर्ग अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सर्फ कृषिदार व्यवस्था में तब्दीली करने के सवाल पर तैयार होने लगा। कृषिदास प्रथा आर्थिक रूप से लाभदायक साबित नहीं हो रही थी, लेकिन प्रश्न केवल शासक वर्ग की प्रतिष्ठा का ही नहीं था, बल्कि सर्फ व्यवस्था को बदलने के लिए भी और कारण थे। सर्फ व्यवस्था का कृषिदास प्रथा आर्थिक रूप से शासक वर्ग के लिए लाभदायक साबित नहीं हो रही थी। यूरोप के उभरते हुए देशों ने कृषि दासता को बदलकर किसान को अधिक आजादी देकर गिरते हुए उत्पादन को रोका। इन देशों का अनुभव ये दिखा रहा था कि बंधे हुए पद दलित कृषिदास के मुकाबले में आजाद किसान अधिक उत्पादन कर सकता है। इस तरह आर्थिक लोभ ने भी शासक वर्ग को सर्फ व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूर किया। शासक वर्ग के खिलाफ शोषितों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। इन कारणों के साथ साथ एक मुख्य कारण कृषि दासों का बढ़ता हुआ असंतोष था। पद दलित और अति शोषित लोगों को शासक वर्ग एक सीमा तक ही दबा सकता था, और फिर उस समय जबकि उसका मनोबल क्रीमिया के युद्ध के कारण खुद ही टूटा हो, उसके लिए इस बेचैनी की लहर से टकराना ज्यादा दिनों तक संभव नहीं था। कई जगह सर्फों के विद्रोह भी हुए। इन हालात में शासक वर्ग में ये विचार जोर पकड़ता गया कि क्यों न इस पुरानी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन किए जाएं। इन हालात की पृष्ठभूमि में अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों को देखना चाहिए। अलेक्जेंडर द्वितीय ने समझ लिया था कि कृषिदास प्रथा एक व्यवहार्य व्यवस्था नहीं रही है। नीचे से तब्दीली के डर से अलेक्जेंडर द्वितीय को ऊपर से सुधार लाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर ठीक मालूम होती है कि उसमें बदलते हुए समय को समझने की क्षमता थी। इसीलिए 1855 में राज सिंहासन पर बैठने के बाद उसने ये अच्छी तरह से समझ लिया कि सर्फडम एक व्यवहार्य व्यवस्था नहीं रह गई है और इसको ज्यों का त्यों बनाए रखना शासक वर्ग के हित में नहीं है। उसने ये भी अनुभव कर लिया कि लोगों की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर सरकार क्रीमिया युद्ध के वाद आलोचनों का निशाना बनी हुई है। फिर उसके लिए ये भी ठीक रहा कि खुद शासक वर्ग सर्फडम के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। इसमें से बहुत से कृषिदास प्रथा के आलोचक इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि जब तक ये प्रथा बनी रहती है, रूस सैनिक रूस से कभी भी यूरोप के अन्य बढ़ते हुए देशों का मुकाबला नहीं कर सकता। रूस की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा बनाने की लगन उनको मजबूर कर रही थी कि वो नए शासक का ध्यान इस जटिल समस्या की ओर दिलाएं। लेकिन अलेक्जेंडर के लिए सबसे चिंता का विषय आम लोगों में बढ़ती हुई विद्रोह की भावना थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इस हकीकत ने अलेक्जेंडर को चौकन्ना कर दिया। उसको इसी बात में शासक वर्ग की भलाई नजर आई कि यदि नीचे से तब्दील करने की भावना प्रबल होती जा रही है तो क्यों न उसको सफल होने का मौका दिया जाए, और उसका ठीक उपाय अति दमन नहीं बल्कि ऊपर से सुधारों की चर्चा शुरू हो। इसीलिए संकट को समझते हुए उसने अपने राजकाल में कई सुधार किए। एक,
कृषि दास प्रथा का अंत, एबॉलिशमेंट ऑफ सर्फडम। 1856 में अलेक्जेंडर द्वितीय ने कुलीन पुरुषों के सामने कृषि दास प्रथा के खत्म करने के बारे में अपने विचार रखे। अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में कई सुधार किए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुधार कृषि दास प्रथा को समाप्त करने का था। ये कदम उसने 1861 में उठाया, लेकिन वो राजगद्दी पर बैठने के बाद लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि अति रूढ़िवादी और दकियानूसी शासक वर्ग के सदस्य भी उसके उद्देश्य को समझ लें। 1856 में कुलीन पुरुषों के सामने एक सभा में बोलते हुए उसने अपने इरादों को इन शब्दों में साफ तौर पर रखा। कृषिदास प्रथा को ऊपर से ही खत्म करना अच्छा है, न कि उस समय तक इंतजार किया जाए जबकि ये नीचे से खत्म होना शुरू हो जाए। 19 फरवरी 1861 को अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषिदास प्रथा को खत्म करने का ऐलान किया। अनुकूल हालात होने के बाद भी अलेक्जेंडर द्वितीय किसी प्रकार की जल्दी में नहीं था। इस जटिल मसले पर अपनी राय बनाने के बाद भी उसको सर्फडम को खत्म करने की बात का ऐलान करने में 5 साल लगे। इस दौरान उसकी पूरी कोशिश ये जानने की रही कि कुलीन उसके आगे चलकर उठाए जाने वाले कदम के बारे में क्या सोचते हैं। अलेक्जेंडर द्वितीय हर कीमत पर शासक वर्ग को पूरी तरह अपने साथ रखना चाहता था। वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिससे कि उन लोगों का विश्वास उस पर न रहे। उनसे चर्चा करने के लिए अलेक्जेंडर द्वितीय के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, लेकिन उसकी ये उदारता शोषित वर्ग या सर्फों के लिए नहीं थी। अलेक्जेंडर द्वितीय किसी तरह की चर्चा साधारण लोगों के साथ करने के लिए तैयार नहीं था, और इसीलिए जो सर्फडम को खत्म करने के कानून बनाए गए उनमें साधारण लोगों की तनिक भी हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन इस बात में किसी प्रकार का अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलेक्जेंडर द्वितीय मुख्य रूप से शासक वर्ग का प्रतिनिधि था, और इसीलिए उसने कभी भी रूस के भूस्वामी वर्ग के हितों, प्रभाव और महत्व के प्रति आंखें नहीं मींची। अंत में 19 फरवरी 1861 को अलेक्जेंडर द्वितीय ने सर्फडम को समाप्त करने का ऐलान कर दिया, लेकिन जो कानून लागू हुआ वो काफी हद तक सुलझा हुआ था और कई जगह पर स्पष्ट नहीं था। इस कानून में भूस्वामियों के लिए बचाव के रास्ते भी थे। 1861 के अध्यादेश ने किसान को व्यक्तिगत आजादी दी। कई कमियों के बावजूद 19 फरवरी 1861 के कानून के अनुसार सर्फ व्यक्तिगत रूप से आजाद हो गया और उसको जमींदार न तो खरीद सकते थे, न बेच सकते थे और न उसका आदान प्रदान कर सकते थे। यही नहीं कि अब कानून के अनुसार सर्फ न केवल आजाद किसान की पंक्ति में शामिल हो गया, बल्कि उसके घरेलू मामलों में जमींदार दखल नहीं दे सकता था। इस तरह सर्फ को इस नए कानून की निगाह में न केवल व्यक्तिगत आजादी मिली, बल्कि उसका घरेलू जीवन उसका निजी मामला बन गया। इस कानून ने सर्फों को इस बात की आज्ञा दे दी कि वो अपने नाम से खुद इकरारनामा या ठेका पत्र कर सकते हैं। इन नए किसानों को कानून की नजर में अब किसी तिजारत या किसी और पेशे को अपनाने की छूट थी। दूसरे शब्दों में वो किसी भी एक पेशे से बंधे हुए नहीं रहे थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उनको अपनी आजादी मुफ्त नहीं मिली। एक अपार धन देकर रूस के किसानों ने अपनी निजी आजादी हासिल की। सर्फों को अपनी आजादी और भूमि को हासिल करने के लिए ये जरूरी था कि वो जमींदारों को विमोचन धन दे। 1905 तक रूस के किसानों ने अपनी व्यक्तिगत आजादी हासिल करने के लिए जमींदारों को अपार धन दिया, जो एक अनुमान के अनुसार 2 अरब रूबल से ऊपर था। इस तरह कहा जा सकता है कि किसानों की दशा बेहतर तो हुई, लेकिन अभी खुशहाली उनसे कोसों दूर थी। 2. स्थानीय प्रशासन में सुधार। कृषिदास प्रथा में परिवर्तन की कोशिश के साथ साथ अलेक्जेंडर द्वितीय ने स्थानीय प्रशासन में सुधार करने की बात पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। 25 मार्च 1859 में अलेक्जेंडर द्वितीय ने उन सिद्धांतों को मंजूर किया जिन पर वो स्थानीय प्रशासन का नया ढांचा खड़ा करना चाहता था। लेकिन 1 जनवरी 1864 को जिस स्थानीय प्रशासन के नए गठन का ऐलान किया गया वो इन सिद्धांतों के अनुकूल नहीं था।
जिनकी स्वीकृति अलेक्जेंडर द्वितीय पहले 1859 में दे चुका था। स्थानीय प्रशासन के नए ढांचे में 1859 के सिद्धांतों को देखते हुए बहुत सी कमियां रह गई थी। सबसे मुख्य बात यह थी कि 1 जनवरी 1864 के अध्यादेश ने नई गठित स्थानीय संस्थाओं को बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया था और वो केंद्रीय सरकार के अधीन थी। जेम्स तब 2 प्रकार के थे, उइज़द जिला और गुबरेनिया प्रांत। 1 जनवरी 1864 के अध्यादेश के अनुसार जिन स्थानीय संस्थाओं को गठित किया गया वो जेम्सटॉक कहलाई। ये स्थानीय संस्थाएं यानी जेम्सटॉक 2 प्रकार की थी, उइज़द जिला और गुबर्निया सूबा या प्रांत। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिला जेम्स तब और प्रांतीय जेम्स तब का गठन किया गया। उइज़द में जमींदारों का पलड़ा भारी था। जिला संस्था यानी उइज़द के मेंबर 3 साल के लिए चुनकर भेजे जाते थे, लेकिन चुनने वाले 3 तरह के भिन्न भिन्न वर्गों से आने वाले लोग थे। एक निर्वाचन क्षेत्र केवल जमींदारों का होता था, दूसरे निर्वाचन क्षेत्र किसानों का होता था। इस तरह से ये निर्वाचन क्षेत्र अपने ही वर्गों के लोगों को चुनकर जिला संस्था यानी उइज़द में भेज सकते थे। जाहिर है कि इस तरह से चुनने की पद्धति में किसानों को, जिनका हर जिले में बहुमत था, नुकसान था। जमींदार और व्यापारी कम होते हुए भी जिला संस्था यानी उइज़द में अधिक तादाद में पहुंचते। फिर इन संस्थाओं में उम्मीदवार होने के लिए जमीन का मालिक होने की शर्त थी। इस तरह जिला संस्थाओं यानी उइज़द में जमींदारों का ही प्रभाव रहता था और वो उसी तरह से काम करती जैसा कि जमींदार चाहते थे। यहाँ तक कि उइज़द की अध्यक्षता भी कुलीन वर्ग का मार्शल करता था। इस तरह से जिला संस्था या उइज़द जमींदार वर्ग की एक कठपुतली ही थी। इस बारे में लेखक थाडेन कहते हैं, किसानों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए ये शायद जरूरी था कि जेम्स तक के मामलों में कुलीन वर्ग का नेतृत्व रहे। गुबर्निया यानी प्रांतीय संस्थाओं में ज्यादातर सदस्य जमींदार वर्ग से आते थे। गुबर्निया यानी प्रांतीय संस्थाएं एक चुनी हुई संस्था थी, जिसमें सीधा चुनाव न होकर हर एक संस्था यानी उइज़द से चुने हुए मेंबर आते थे। उइज़द जिला जेम्स तब की तरह गुबर्निया यानी प्रांतीय संस्था की अध्यक्षता भी कुलीन वर्ग का मार्शल ही करता था। गुबर्निया या प्रांतीय संस्थाएं भी वास्तव में कुलीन वर्ग के अधीन थी। एक अनुमान के मुताबिक 18वीं सदी के छठे दशक के मध्य गुबर्नियों के सदस्यों में 74% सदस्य कुलीन वर्ग से आते थे। इस तरह हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर द्वितीय के सामने स्थानीय संस्थाओं के गठन के समय मुख्य उद्देश्य शासक वर्ग का ही था। वो उसी हद तक किसानों को इन संस्थाओं में जगह देने के लिए तैयार था जो वर्ग संतुलन को न बिगाड़े। जेम्स तब सड़क, स्कूल और गिरजाघरों को बनवाने का काम करती थी। अस्पताल भी इनके क्षेत्र में आते थे। जेम्स तबों के कार्यक्षेत्र में सड़क बनवाना, अस्पताल चलाना, जन स्वास्थ्य को देखना और स्कूलों और गिरजाघरों को बनवाना था। इसके साथ साथ जेम्स तबों के कार्यक्षेत्र में कृषि तकनीकों और व्यापार को बढ़ाना भी था। लेकिन 1 जनवरी 1864 में अध्यादेश की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसने जिला और प्रांतीय संस्थाओं को इस बात का बिल्कुल अधिकार नहीं दिया था कि वो राजनीतिक मामलों पर चर्चा कर सकें और उन पर अपना फैसला सुना सकें। जब भी जेम्स तब राजनीतिक क्षेत्र में दखल देती या राजनीतिक प्रश्नों को छूती तो फौरन ऊपर से केंद्रीय सरकार की ओर से कान पकड़ी होती। जार शाही को भी ये मंजूर नहीं था कि राजनीतिक स्थानीय संस्थाओं में चर्चा का विषय बने। जेम्स तबों ने स्कूल की तादाद काफी बढ़ा दी। 1880 में उनकी तादाद लगभग 24,000 पहुंच गई। लेकिन इन सब कमियों या पाबंदियों के बावजूद जेम्स तबों ने शिक्षा को फैलाने में काफी योगदान दिया। सैकड़ों नए स्कूल खोले गए। 1856 से पहले रूस में केवल 8,000 प्राइमरी स्कूल थे, लेकिन 1880 में उनकी तादाद लगभग तिगुनी हो गई। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि 1914 में जेम्स तबों के कुल खर्चे का 31.1% हिस्सा स्कूल शिक्षा पर लगता था। शिक्षा के साथ साथ स्थानीय संस्थाओं ने सड़क बनाने के काम भी बहुत तेजी से दिखाई।
देखते देखते तंग गलियों की जगह पर नई सड़कों का जाल बिछता चला गया। सड़कों का प्रसार पूंजीवाद के विकास में सहायक साबित हुआ और व्यापार और वाणिज्य के प्रसार में प्रगति हुई। 3. म्यूनिसिपल सुधार। अलेक्जेंडर द्वितीय नामांकित ड्रूमा की जगह पर चुनी हुई संख्या को लाया। अलेक्जेंडर द्वितीय ने म्यूनिसिपल सुधार भी किए। 1870 में उसने म्यूनिसिपल सुधारों के लिए एक नए कानून का प्रतिपादन भी किया। इस नए कानून की मुख्य विशेषता ये थी कि इसने कैथरीन द्वितीय के शासनकाल से चली आ रही पुरानी नामांकित डूमा की जगह पर चुनी हुई डूमा का गठन किया। नगर पालिका के मेंबरों को मकानों के मालिक, व्यापारी और उद्योगपति और कस्बों में अधिक कर देने वाले ही चुनते थे। इस तरह सुधार के बाद भी नगर पालिका में साधारण लोगों की पहुंच नहीं थी। नगर पालिका के मेंबरों का चुनाव 4 साल के लिए होता था। धनी लोग नागरिक सुविधाओं का पूरा फायदा उठाते थे, लेकिन गरीबों का जीवन इन सुविधाओं से वंचित था। नगर पालिका छोटी बड़ी यानी सब तरह की थी और भिन्न भिन्न जगहों पर इनके मेंबरों की तादाद अलग थी। जिस जगह पर जितने वोटर होते थे, उन्हीं की तादाद के अनुपात में नगर पालिका के मेंबर चुने जाते थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के सदस्यों की संख्या क्रमशः 250 और 180 थी, लेकिन आमतौर से नगर पालिकाओं में सदस्यों की संख्या 30 से 72 होती थी। इसके साथ एक और बात ध्यान देने की है कि नगर पालिकाओं में उच्च वर्ग मध्य वर्ग पर छाया हुआ था। धनी लोग म्यूनिसिपल सुविधाओं का पूरा लाभ उठाते थे, लेकिन जहां तक मेहनतकश जनता का प्रश्न है, उनकी गंदी गलियों तक इन सुधारों की रोशनी नहीं पहुंची और वो जन सुविधाओं से महरूम रहते थे। 4. न्यायिक सुधार। जुडिशियल रिफॉर्म्स। ज़ारशाही के चरित्र के अनुसार उसकी न्यायिक व्यवस्था भी अति निरंकुश थी। ज़ारशाही रूस में न्यायिक व्यवस्था का चरित्र अति निरंकुश था। अदालतों में फैसले मनमाने ढंग से होते थे और इसीलिए लोगों का इनके द्वारा इंसाफ मिल जाने का विश्वास उठता जा रहा था। यही नहीं, निरंकुशता और धांधलेबाजी के साथ साथ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का बोलबाला था, जिसकी वजह से साधारण लोगों के लिए इंसाफ का मिलना बहुत महंगा हो गया था। एक प्रकार से इंसाफ पाना इनकी आर्थिक क्षमता के बाहर था। इनके साथ साथ कानून इतना पेचीदा और उलझा हुआ था कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी उसको ठीक तरह से समझ नहीं सकता था। इसीलिए बहुत से केस जानदार होते हुए भी अदालतों में पिट जाते थे। इस तरह की स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चल सकती थी और इसीलिए नए शासक अलेक्जेंडर द्वितीय ने न्यायिक व्यवस्था पर ध्यान दिया। सर्फडम या कृषि दास प्रथा का 1861 में हटाने के बाद उसने न्यायिक क्षेत्र में सुधार करने के इरादे से कानून के विशेषज्ञों को आह्वान किया कि वो जो न्यायिक प्रथा में परिवर्तन चाहते हैं उस पर अपनी राय दें। अलेक्जेंडर द्वितीय के इस आह्वान की प्रतिक्रिया जोरदार हुई और विश्वविद्यालयों, सरकारी दफ्तरों और अदालतों में काम करने वाले कानून के विशेषज्ञों ने इस मामले में खूब उत्साह दिखलाया। 400 विशेषज्ञों ने कानून व्यवस्था में परिवर्तन के सवाल पर अपनी दस्तावेजें दाखिल की। 20 नवंबर 1864 को न्यायिक अध्यादेश जारी किया गया। इस परामर्श और अध्ययन के 2 साल बाद 20 नवंबर 1864 को कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया। ये कदम और सुधारों की तुलना में अधिक आधुनिक कहा जा सकता है, क्योंकि इस पर यूरोप के विकासशील पूंजीवादी देशों के न्याय संबंधी आधुनिक विचारों भारी प्रभाव मालूम होता है। 20 नवंबर 1864 को जारी किए गए इस अध्यादेश की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. न्यायिक कार्यवाहियों का प्रकाशन। 2. जूरी प्रणाली की स्थापना। 3. स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन। 4. कानून के सामने हर एक का बराबरी का दर्जा स्वीकार करना। छोटे मोटे मुकदमे शांति के न्यायिक करते थे। जहां तक मुकदमों को निपटाने का सवाल था, इनके लिए भिन्न भिन्न स्तरों पर काम होता था। छोटे मोटे केसों, जिसमें साधारण जुर्म और दीवानी के मुकदमे आते थे, को निपटाने का काम शांति के न्यायिकों का था। ये शांति के न्यायिक म्यूनिसिपल डूमा और जेम्स तक के द्वारा चुने जाते थे और जमींदार घरानों से आते थे। बड़े अपराधों के मुकदमों को तय करने और उन पर फैसला सुनाने का काम
सर्किट अदालतों या ओक्रग का होता था। सर्किट अदालतों या ओक्रोग में मुकदमों को तब करने के लिए जूरी की स्थापना की गई। सर्किट अदालतों के ऊपर सर्किट न्यायिक चेंबर होते थे, जिनको रूसी भाषा में सोदी बनाया पलाटा कहते हैं। सर्किट न्यायिक चेंबरों में सर्किट अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनी जाती थी। सर्किट न्यायिक चेंबरों के ऊपर सीनेट होता था। क्रांतिकारियों के लिए न्याय चरित्र प्रशासनिक ही रहा। सर्किट न्यायिक चेंबर और सीनेट सबसे बड़ी न्यायिक अदालतें समझी जाती थी, जो सैनिक अदालतों की तरह राजनीतिक मुकदमों को तय करती थी। लेकिन क्रांतिकारियों के मुकदमे प्रशासनिक तरीके से तय किए जाते थे। न्यायिक अदालतों में पेश किए बिना ही क्रांतिकारियों को साइबेरिया भेज दिया जाता था। उनके लिए इन आधुनिक न्यायिक सुधारों में कोई इंसाफ नहीं था। वास्तव में ये न्यायिक सुधार जमींदारों और पूंजीपतियों के वर्ग हितों को सामने रखकर बनाए गए थे। अलेक्जेंडर द्वितीय के न्यायिक सुधार, जिसकी उसने 20 नवंबर 1864 की घोषणा की, एकदम से पूरे साम्राज्य पर लागू नहीं कर दिए गए। सबसे पहले इन्हें मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के प्रांतों में 1866 में लागू किया गया। धीरे धीरे ज़ारशाही साम्राज्य के अन्य भागों में इन न्यायिक सुधारों को अपनाया गया, लेकिन पूरे ज़ारशाही साम्राज्य में 1900 में ये सुधार लागू किए जा सके। 5. शिक्षा में सुधार, रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। बदलते हुए समय के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार करना जरूरी समझा जाने लगा। इस दिशा में अलेक्जेंडर द्वितीय ने जो कदम उठाए वो 1863 के विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1864 के माध्यमिक स्कूल अध्यादेश और 1864 के प्राथमिक स्कूल अधिनियमों के रूप में सामने आए। विश्वविद्यालयों को 1863 में स्वायत्तता दी गई। 1863 के विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता दोबारा प्रदान की गई। विश्वविद्यालयों से उनकी स्वायत्तता 1848 में छीन ली गई, जबकि यूरोप के अनेक देशों में रूढ़िवादी सरकारों के खिलाफ क्रांति फूट पड़ी थी। 1863 के विश्वविद्यालय अध्यादेश ने प्रोफेसरों को डीन और रेक्टर्स चुनने का अधिकार दे दिया था। इसके साथ साथ वो घरेलू मामलों का प्रबंध खुद कर सकते थे और छात्रों से संबंधित मामलों को तय कर सकते थे। मध्य स्कूल दो तरह के थे, शास्त्रीय और वास्तविक। 1864 में सेकेंडरी स्कूल अध्यादेश के अनुसार स्कूलों को दो दर्जों में बांट दिया गया, शास्त्रीय क्लासिकल और वास्तविक रियल। जिम्नेजियम विश्वविद्यालय और प्राइमरी के बीच के स्तर की शिक्षा संस्था शास्त्रीय स्कूलों या जिम्नेजियम में शास्त्रीय भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी, जबकि वास्तविक स्कूलों या जिम्नेजियम में हिसाब, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। पैसों की कमी की वजह से गरीब लोगों के बच्चे सेकेंडरी स्कूलों में बहुत कम दाखिला लेते थे। सिद्धांत में वास्तविक और शास्त्रीय स्कूलों में दाखिले पर ही पाबंदी नहीं थी, लेकिन वास्तविक दशा कुछ और ही थी। स्कूल में पढ़ाई की फीस इतनी अधिक थी कि साधारण आदमी उसको देने में लगभग असमर्थ था। इसीलिए निचले वर्ग से आने वाले छात्रों की तादाद इन शिक्षा स्थानों में बहुत कम थी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से उच्च शिक्षा अमीर घरानों के लड़कों के लिए ही थी। 1880 में प्राइमरी स्कूल में बच्चों की तादाद लगभग 10 लाख हो गई, पर फिर भी इनमें पढ़ने वालों में किसान परिवारों के बच्चों का बहुमत नहीं था। अलेक्जेंडर के काल में जो 1864 में प्राथमिक स्कूल अधिनियमों को जारी किया गया, वो एक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम था। इन अधिनियमों के अनुसार जेम्स तक म्यूनिसिपल ड्रूमा और यहाँ तक कि प्राइवेट व्यक्तियों को पेरिस या प्राथमिक स्कूल खोलने की इजाजत मिल गई। मुख्य रूप से स्थानीय संस्थाओं ने इस अधिनियमों को पूरा फायदा उठाया और बड़े शहरों के अलावा भी जगह जगह पर प्राथमिक या प्राइमरी स्कूल खुलने लगे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एक अनुमान के अनुसार 1880 तक इन स्कूलों में पढ़ने वालों की तादाद लगभग 10 लाख हो गई। प्राथमिक स्कूल खुले, फिर भी किसान परिवारों से आए हुए छात्र इन स्कूलों में अल्पसंख्यक ही रहे। 6. सैनिक सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म्स।
सैनिक सेवा सब नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दी गई। क्रीमिया युद्ध की करारी हार ने ज़ारशाही की सैनिक प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया था। इस पिटाई ने यह भी सिद्ध कर दिया था कि सैनिक प्रणाली में अनेक कमजोरियां हैं और वो आधुनिक तरीकों से वाकिफ नहीं है। सैनिक प्रणाली की दुर्दशा को देखते हुए अलेक्जेंडर द्वितीय ने इसकी ओर ध्यान दिया और जिसका नतीजा 1864 का सैनिक अध्यादेश था। इस अध्यादेश की सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि इसने सेना में भर्ती के पुराने तरीके की जगह, जिसमें केवल निम्न वर्ग के लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता था, अब हर नागरिक के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। 1874 के अध्यादेश के अनुसार 21 साल के नौजवान के लिए सेना में भर्ती अनिवार्य कर दी गई, लेकिन सेना में सेवा करने की मुद्दत शिक्षा के स्तर को देखकर तय की जाती थी। अनपढ़ सैनिकों के लिए 6 साल तक सेना में सेवा करना जरूरी था, जबकि विश्वविद्यालय ग्रेजुएट के लिए केवल 6 महीने ही सेना में रहना होता था। अलेक्जेंडर द्वितीय ने निकोलस प्रथम की पाशविक अनुशासन व्यवस्था को त्याग दिया। अलेक्जेंडर द्वितीय ने सैनिक शिक्षा पर जोर दिया। पढ़े लिखे सैनिक अफसरों का खास ध्यान रखा जाता था। इसके साथ अलेक्जेंडर द्वितीय ने सैनिक सेवा को उदार बनाने की कोशिश की। उसने अपने बाप निकोलस प्रथम के समय से चली आ रही पाशविक अनुशासन की व्यवस्था को त्याग दिया और उसकी सरकार ने सैनिकों पर कोड़े बरसाने पर पाबंदी लगा दी। उपसंहार: बुनियादी तौर पर अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधार भी जो राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा हो गया था, उसको हल करने में सफल नहीं हो सके और उसकी मृत्यु के 50 साल के अंदर ही रूस की महान समाजवादी क्रांति ने एक नए युग की शुरुआत की। फिर भी ये मानना पड़ेगा कि उसने समय की बदलती हुई गति को समझा और बिना अपने वर्ग के हितों के खिलाफ जाते हुए जो कुछ भी ऊपरी तौर पर मुमकिन था वो किया। पाठ 21 समाप्त।